हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। हमारा टॉपिक है 3 वर्ग, जिसका संबंध है मध्यकालीन विश्व के इतिहास से। और ये इसके ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 20वां वीडियो है। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 वर्ग। तो देखिए, ये 3 वर्ग के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इससे संबंधित जो सामान्य बातें थी उनके ऊपर हमने चर्चा की थी, और आज हम चर्चा करने वाले हैं इन 3 वर्ग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी यूरोप की चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी यूरोप में भी मुख्यतः हम बात करें तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं फ्रांस के समाज की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, फ्रांस का जो समाज था 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें सबसे पहला आ जाता है प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग में आ जाता है पादरी वर्ग आ जाता है, और यहाँ पर जो पादरी वर्ग है उसका संबंध होता है धर्म से। द्वितीय वर्ग आ जाता है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग से तात्पर्य हो गया उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में आ जाते हैं सामंत आ जाते हैं एवं नाइट आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नाइट से तात्पर्य होता है वह होता है अश्वरोही योद्धा से। यह हम कह सकते हैं घुड़सवार जो सैनिक होते थे उनसे हमारा तात्पर्य हो गया नाइट से। तीसरे वर्ग में आ जाते हैं किसान आ जाते हैं। और यहाँ पर जो किसान है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र किसान होते हैं और दूसरे होते हैं दास किसान, जिन्हें हम कृषि दास के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके हम प्रत्येक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त 12वीं सदी में एक बिंगेन के आबेस हिल्डेगार्ड होते हैं, जिन्होंने ये जो वर्ग विभाजन है इसको धार्मिक आधार पर सही ठहराने की कोशिश की है। और उनका मानना है कि जिस प्रकार से एक चरवाहा होता है वह अपने समस्त पशुओं को, जैसे गाय हो गई, गधे, भेड़, बकरी, उन सबको एक अस्तबल अर्थात एक बाड़े में नहीं रख सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य है उसमें भी अंतर करना या अंतर स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे को तबाह कर देंगे। तो यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर चरवाहा माना है ईश्वर को माना है, और रेवड़ माना है यहाँ पर मनुष्य को। तो यहाँ पर जो आबेस हिल्डेगार्ड है वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चरवाहा अपने समस्त पशुओं को एक अस्तबल अर्थात एक बाड़े में नहीं रख सकता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी अर्थात जो चरवाहा है वो भी अपने समस्त रेवड़ अर्थात मनुष्य को एक अस्तबल में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो एक दूसरे को तबाह कर देंगे। तो यहाँ पर जो ईश्वर रूपी चरवाहा है यह अपने मनुष्य रूपी रेवड़ में भी अंतर रखता है, चाहे से वह स्वर्ग हो चाहे से वह पृथ्वी हो, लेकिन वह सभी को प्यार करता है, लेकिन उसमें कोई समानता नहीं है। तो इस प्रकार से जो बिंगेन के आबेस हिल्डेगार्ड है वो कहना चाहते हैं कि ये वर्ग विभाजन है ये मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया, अर्थात ये ईश्वर के द्वारा किया गया है। ईश्वर ने ही सब में अंतर रखा है, और इसी आधार पर उन्होंने वर्ग का है वो 3 भागों में विभाजन किया, जिसमें पहला आ जाता है पादरी वर्ग, दूसरा आ जाएगा अभिजात वर्ग और तीसरा आ जाता है कृषक वर्ग। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पादरी वर्ग के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, फ्रांसीसी समाज है इसमें पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा, अर्थात ये जो वर्ग विभाजन है ये वर्ग विभाजन करने का जो श्रेय जाता है ये पादरी वर्ग को जाता है, और इन्होंने स्वयं को रखा है प्रथम वर्ग में। और यहाँ पर जो पादरी वर्ग है इसका संबंध होता है पश्चिमी यूरोप के चर्च से होता है, जिसे हम कैथोलिक चर्च के नाम से भी जानते हैं। कैथोलिक चर्च के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इस कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, इसके पास में अपनी भूमि थी जो कि राजा के द्वारा दी गई थी, और ये इस भूमि पर कर वसूल करते थे किसानों से। 9वीं से और 16वीं शताब्दी के मध्य में हम देखेंगे तो यूरोप में चर्च एक शक्तिशाली संस्था बन जाती है जो राजा पर निर्भर नहीं है। राजा पर इसलिए निर्भर नहीं है क्योंकि इसके पास में अपनी भूमि होती थी, जिसके लिए राजा को तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये स्वयं किसानों से टैक्स लेते थे। इनके अपने नियम थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि चर्च है ये 9वीं से और 16वीं शताब्दी के मध्य में एक शक्तिशाली संस्था के रूप में उभर कर सामने आता है। अब हम चर्चा करते हैं पादरी वर्ग। तो देखिए, पादरी वर्ग के अंदर भी एक विभाजन होता है, जिसमें सबसे निम्न वर्ग में आ जाते हैं डेकन। तो देखिए, डेकन वो विद्यार्थी होते हैं जो आगे चलकर पादरी बनेंगे, या हम कह सकते हैं कि वह अध्ययन में अपने अंतिम वर्ष में होते हैं, और आगे चलकर यही डेकन है ये पादरी बनते हैं। यहाँ पर पादरी होता है ये प्रत्येक चर्च में होता है, और चर्च है ये प्रत्येक गांव और शहर में होता है, या हम कह सकते हैं नगर में होता है। तो यहाँ पर पादरी का जो संबंध है ये आम आदमी से होता है, या हम सामान्य भाषा में इसे पुजारी भी कह सकते हैं। ये चर्च का पुजारी होता था। और पुजारी के ऊपर आते हैं बिशप।
देखिए बिशप का जो क्षेत्र है थोड़ा विशाल होता है और इसके अंतर्गत काफी चर्च आते हैं, या हम कह सकते हैं कि काफी इसके अंतर्गत पादरी आते हैं, या हम कह सकते हैं कि धर्म के मामले में जो बिशप है ये उच्च वर्ग है और इससे नीचे आ जाता है पादरी और डेकन है, ये निम्न वर्ग है। बिशप के ऊपर एक और धार्मिक पद होता था जिसे आर्क बिशप कहते थे, और एक आर्क बिशप के अंतर्गत एक से ज्यादा बिशप आते थे, और आर्क बिशप से ऊपर भी एक और धार्मिक पद होता था, वह होता था कार्डिनल। देखिए कार्डिनल उन बिशप को कहा जाता था जो पोप के चुनाव में भाग लेते थे, उन्हें कहा जाता था कार्डिनल। देखिए यहाँ पर कार्डिनल से तात्पर्य हो गया कि ऐसे बिशप जो पोप का चुनाव करते हैं, अर्थात जब एक पोप की मृत्यु हो जाती है तो उसका जब उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, और वह उत्तराधिकारी नियुक्त करने का जो अधिकार होता है वह लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर ही होता है, लेकिन ये होता है कार्डिनल के पास में। तो ये वोट करते हैं और जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वह पोप बनता है। और यहाँ पर जो पोप है ये सर्वाधिक उच्च पद होता है कैथोलिक चर्च में या पश्चिमी जो यूरोपीय चर्च है उसके अंतर्गत, या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो ईसाई समाज है उसका ये धर्मगुरु होता है। इसके ऊपर और कोई पद नहीं होता है। 9वीं से 16वीं शताब्दी की बात करें यानी मध्यकाल की बात करें तो उस समय जो पोप रहता था वह रोम में रहता था, लेकिन जब इटली का एकीकरण हो जाता है, इटली का एकीकरण हो जाता है तो पोप आ जाता है वेटिकन सिटी में। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मध्यकाल में जो पोप होता है वह रोम में रहता है, लेकिन जब इटली का एकीकरण होता है और इटली अपनी राजधानी है वो रोम को नियुक्त कर देता है तो पोप के लिए एक अलग सिटी दे दी जाती है वेटिकन सिटी, और वर्तमान में जो पोप है ये वेटिकन सिटी में ही रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी चर्च है इसका अध्यक्ष होता है पोप होता है, जो उस समय रोम में रहता था लेकिन वर्तमान में ये रहता है वेटिकन सिटी में। और यूरोप में समाज में जो मार्गदर्शन का काम करते थे वह बिशप और पादरी के द्वारा किया जाता था। बिशप उच्च हो जाता है, पादरी यहाँ पर आम धार्मिक गुरु हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में बिशप को अभिजात माना जाता था, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले ही की थी, अर्थात इसे उच्च वर्ग माना जाता था क्योंकि इसके पास में भी सामंत की तरह, सामंत से तात्पर्य हो गया लॉर्ड से हो गया, तो बिशप के पास में भी लॉर्ड अर्थात सामंत की तरह विस्तृत जागीरें होती थी, इनके अपने शानदार महल होते थे। तो ये आम जीवन नहीं जीते थे, ये इनका जीवन था ये सामंतों की तरह अर्थात लॉर्ड की तरह होता था। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जो बिशप होते हैं उनको अभिजात माना गया है। अब हम चर्चा करते हैं पादरी की करते हैं, अर्थात हम चर्चा करते हैं चर्च की यहाँ पर। तो देखिए चर्च है ये लगभग यूरोप के प्रत्येक गांव में हुआ करते थे, अधिकतर गांवों में चर्च हुआ करते थे, और चर्च के अंदर प्रत्येक रविवार को चर्च का जो पुजारी होता था, जिसे ईसाई धर्म में पादरी कहा जाता था, ये अपने धर्म उपदेश सुनाता था और साथ ही यहाँ पर सामुदायिक प्रार्थना की जाती थी, यानी सब लोग इकट्ठे होकर सामुदायिक प्रार्थना करते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन व्यक्ति पादरी हो सकता था और कौन व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति है वो पादरी नहीं हो सकता था। एक तो जो कृषि दास होते थे, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि किसान दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र किसान होते हैं और एक होते हैं दास। तो यहाँ पर जो दास किसान होते हैं जिन्हें कृषि दास कहा जाता है, ये पादरी नहीं बन सकते थे, इनके ऊपर प्रतिबंध होता था। इसके अतिरिक्त जो शारीरिक रूप से जो बाधित व्यक्ति होते थे, जिनके लिए वर्तमान में भारत में प्रयोग किया जाता है सब दिव्यांग, तो जो दिव्यांग व्यक्ति थे वह पादरी नहीं हो सकते थे। इसके अतिरिक्त स्त्री है वो भी पादरी नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर पादरी केवल पुरुष हो सकते थे, और वे पुरुष जो पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे, अर्थात वह आजीवन अविवाहित रहते थे। इस प्रकार से पादरी बनने की अपनी कुछ शर्तें हुआ करती थी कि ना तो वह कृषिदास होना चाहिए, ना वह शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए, साथ ही वह पुरुष होना चाहिए, कोई भी स्त्री है वो पादरी नहीं बन सकती थी, और यदि कोई पुरुष पादरी बन जाता है तो वह जीवन में शादी नहीं करेगा। तो ये पादरी बनने की अपनी कुछ शर्तें हुआ करती थी। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो चर्च होता है इसकी आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एक तो चर्च एक कर लिया करता था जिसे टिथ या हम टाइथ के नाम से जानते हैं, और यह किसानों से लिया जाता था। किसान अपनी उपज का 10वां भाग है वो धार्मिक कर के रूप में चर्च को देते थे। एक तो चर्च की आय का प्रमुख स्रोत ये हो गया। इसके अतिरिक्त जो अमीर व्यक्ति होते थे अपने कल्याण या मरने के उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए जो दान देते थे, तो ये चर्च की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। तो यहाँ पर दो स्रोत हो गए, एक तो टाइथ या टिथ नामक कर हो गया और दूसरा हो गया दान, और ये चर्च की आय के प्रमुख स्रोत होते थे। तो यहाँ पर जो टिथ नामक कर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्यकालीन यूरोप में अर्थात फ्रांसीसी समाज में किसानों के द्वारा कौन सा धार्मिक कर दिया जाता था।
तो आपका आंसर हो जाएगा टिथ या टाइथ। और यह जो कर होता था ये किसानों की उपज का 10वां भाग होता था। अब हम चर्चा करते हैं, चर्च में कुछ औपचारिक रीति रिवाज होते थे और ये जितने भी रीति रिवाज होते थे ये सामंत जो कुल होते थे उनकी नकल होती थी। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देखें, जब कोई नाइट होता था और ये नाइट शपथ लेता था सामंत के सामने, अपनी निष्ठा की शपथ लेता था, तो ये घुटनों के बल बैठकर और इस प्रकार से शपथ लेता था। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो परंपराएं हैं, ये जो सामंतों वाली परंपराएं हैं, ये सारी की सारी परंपराएं चर्च ने भी अपनाई। अर्थात जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता था तो उस समय वह हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, घुटनों के बल उसको झुकना पड़ता था। और ये शपथ ऐसे ही ली जाती थी जैसे नाइट है ये अपने वरिष्ठ लॉर्ड के सामने वफादारी की शपथ लेता था। कुछ इसी प्रकार की शपथ है ये, जब आप चर्च में जाओगे तो आपको ईश्वर के सामने प्रार्थना के लिए लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, घुटने के बल जो बैठने की जो रीति रिवाज है चर्च के अंतर, ये लिया गया था, सामंतों से लिया गया। दूसरा, सामंतों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था लॉर्ड का, जिसका अर्थ होता है अन्नदाता। और बाद में जो लॉर्ड शब्द का प्रयोग है ये सामंतों के साथ साथ ईश्वर के लिए भी किया जाने लगा। तो ये दो प्रमुख परंपराएं थी, एक तो ईश्वर के सामने झुकने की और दूसरा ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का जो प्रचलन है। ये दो रीति रिवाज हैं ये सामंतों से लिए गए थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सांस्कृतिक जो सामंती रीति रिवाज थे या हम कह सकते हैं तौर तरीके थे, उनको चर्च की दुनिया ने अपना लिया था। अब हम चर्चा करते हैं भिक्षु की। देखिए, हमने सबसे पहले चर्चा की पादरी की चर्चा की। पादरी का संबंध धर्म से होता था। इसी प्रकार से जो भिक्षु होते थे इनका संबंध भी धर्म से होता था। लेकिन इनमें जो मुख्य अंतर होता था कि जो पादरी वर्ग होते थे ये गांव और नगर में रहते थे जनता के बीच में, जबकि भिक्षु जो लोग होते थे ये गांव और नगर से बहुत दूर, अर्थात मनुष्य की जो आबादी थी उनसे ये लोग दूर रहा करते थे। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु जो ईसाइयों में एक दूसरी तरह की संस्था थी उन्हें भिक्षु कहा जाता था। दूसरा, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पादरी वर्ग होते हैं ये नगरों के बीच या गांवों के बीच में रहते थे, लेकिन ये जो अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति होते थे जिनके लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है ये एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। तीसरा जो मुख्य अंतर हो गया यहाँ पर, पादरी है ये रहते थे चर्च में रहते थे, जबकि हम बात करें भिक्षु की बात करें तो यहाँ पर जो भिक्षु है ये एबे या ओबी या इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है मोनेस्ट्री, हिंदी में हो गया मठ। तो ये लोग मठों में रहते थे और ये मठ होते हैं ये मनुष्य की आबादी से बहुत दूर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार ईसाई समाज में एक और धार्मिक संस्था आ जाती है जिसे हम भिक्षु के नाम से जानते हैं। और ये जो भिक्षु हैं ये मोनेस्ट्री अर्थात ओबे में रहते थे। यहाँ पर दो सबसे प्रसिद्ध मठ या हम कह सकते हैं मोनेस्ट्री है वो काफी फेमस है। इसमें सबसे पहला आ जाता है 529 ईस्वी में इटली में स्थापित था सैन बेनेडिक्ट का मठ आ जाता है, और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी का मठ आ जाता है। तो ये दो प्रमुख मठ है, आप इनको राइट डाउन कर ले, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि भिक्षु अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। देखिए, पादरी होते थे, पादरी वर्ग है ये चर्च में पूजा पाठ करते थे अर्थात पुजारी का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त ये रविवार को जनता के सामने धर्म का उपदेश देते थे। इसके विपरीत हम बात करें भिक्षु की तो ये अपना सारा जीवन है ये ओबे में रहते थे और वहीं पर ईश्वर की प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते थे। इसके अतिरिक्त ये स्वयं भी कृषि जैसे जो शारीरिक श्रम होते हैं वो करते थे। अर्थात जो भिक्षु लोग होते थे ना तो ये टैक्स लेते थे जिस प्रकार से पादरी वर्ग लेता था, ना ही ये दान लेते थे, ये स्वयं शारीरिक श्रम करते थे और खेती करते थे। क्योंकि जो मठ होते हैं उनके आसपास बहुत सारी कृषिगत भूमि होती थी और यह जो भिक्षु होते थे ये स्वयं उन खेती में शारीरिक श्रम करते थे और उससे उत्पादन करते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि भिक्षु एंड जो पादरी होते हैं उनमें मुख्य अंतर क्या होता था। तो देखिए, पादरी में हमने देखा कि पादरी केवल पुरुष बन सकते थे, लेकिन अगर यदि हम बात करें भिक्षु की तो भिक्षु में पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते थे। जो पुरुष भिक्षु होते थे उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था मॉन्क, और जो स्त्री भिक्षु होते थे या जिन्हें हम भिक्षुणी भी कहते हैं हिंदी में, उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था नन। एक तो मुख्य अंतर ये हो गया पादरी और भिक्षु में कि पादरी है वह केवल पुरुष हो सकते थे, लेकिन जो भिक्षु हैं यह स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे। पादरियों की तरह ये जो मॉन्क या नन होते थे ये भी विवाह नहीं कर सकते थे, तो ये एक इनमें समानता आ गई। ये जितने भी ओबे या मठ होते हैं इनमें ज्यादातर एक ही लिंग के व्यक्ति रहते थे, अर्थात जिस मठ में पुरुष रहते थे उसमें स्त्री नहीं होती थी। इनके लिए अलग अलग मठ बनाए जाते थे। बहुत ही कम ऐसे मठ हैं जिनमें स्त्री और पुरुष साथ साथ रहते हों, जबकि जो अधिकतर जो मठ हैं उनमें पुरुषों के जो मठ हैं वो अलग होते हैं और स्त्रियों के मठ हैं वो अलग होते हैं। या हम कह सकते हैं
कि मॉन्क अलग मठ में रहते थे और नन अलग मठ में रहती थी। देखिए, शुरुआत में जो मठ हुआ करते थे उनका समुदाय काफी छोटा होता था। इनकी संख्या 10 या 20 की होती थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि मठों में सैकड़ों की संख्या के समुदाय होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 से अधिक मॉन्क या नन एक ही मठ में आपको मिल जाएंगे, जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, इनकी अपनी जागीरें होती थी और इसी जागीरी से जुड़े हुए स्कूल या कॉलेज होते थे, साथ ही अस्पताल होते थे। अर्थात ये जो मॉन्क या नन होते हैं ये टीचर का कार्य भी करते थे और नर्स या डॉक्टर का कार्य भी करते थे। साथ ही जो इन भिक्षुओं के जो समूह होते थे उन्होंने कला के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया, जिनमें प्रमुख नाम आ जाता है आवेस हिल्डेगार्ड का नाम आ जाता है। ये एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और चर्च की प्रार्थनाओं में जो सामुदायिक गायन है, इसकी जो प्रथा है सर्वप्रथम ये शुरू की गई थी आवेस हिल्डेगार्ड के द्वारा ही शुरू की गई थी, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी कि रविवार के दिन जो पादरी होता है वो धर्म उपदेश देता है और सभी लोग इकट्ठे होकर सामुदायिक गायन करते हैं। तो यहाँ पर चर्च की प्रार्थनाओं में जो सामुदायिक गायन की देन है, ये देन है आवेस हिल्डेगार्ड की देन है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जहाँ पर एक मॉन्क होता है, यह पांडुलिपि की रचना कर रहा है। देखिए, प्रत्येक जो मठ होते थे उनमें एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, जिनमें मॉन्क या नन के लिए कुछ नियम लिखे रहते थे और इन नियमों में 73 अध्याय होते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अध्याय 6 में भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी दी जाती थी। अध्याय 7 में दिया हुआ है कि विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन। अध्याय 33 में दिया हुआ है किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 47 में दिया गया है आलस्य आत्मा का शत्रु है। तो जो मॉन्क या नन होते हैं उनको निश्चित समय में शारीरिक श्रम करने चाहिए, निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करने चाहिए। और यही वजह थी कि मठ के अंतर्गत जो कृषि भूमि होती थी उन पर ये जो भिक्षु होते थे ये स्वयं खेती करते थे और उत्पादन करते थे। अध्याय 48 में दिया हुआ है कि मठ इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें समस्त वस्तुएं हों। आवश्यकता है कि जो भी वस्तुएं हों सारी उसके अंतर्गत हों, जैसे जल है, चक्की है, उद्यान है, कार्यशाला, ये सभी एक ही सीमा के अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो मठ होते थे उनके नियम पालन करने के लिए 73 अध्याय की एक पांडुलिपि होती थी। पांडुलिपि से तात्पर्य हो गया हस्तलिखित पुस्तक। अब हम चर्चा करते हैं फ्रायर। देखिए, भिक्षु होते थे, ये मठों में रहकर प्रार्थना करते थे, लेकिन कुछ भिक्षु ऐसे हुए उन्होंने एक स्थान पर रहना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मठों में रहने का जो निर्णय है उसको स्वीकार नहीं किया। और ये आते हैं लगभग 13वीं शताब्दी में। तो ऐसे भिक्षु जिन्हों में मठों में रहने का निर्णय नहीं किया उन्हें कहा जाता है फ्रायर। तो ये फ्रायर हैं, ये मठों में नहीं रहते, यानी ऐसे भिक्षु जो मठों में नहीं रहते। और ये फ्रायर होते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और जो इन्हें दान मिलता था उन्हीं से अपनी जीविका चलाते। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे फ्रायर से तात्पर्य ऐसे भिक्षुओं से हो गया जो मठों में नहीं रहते थे और घूम घूम कर लोगों को अपना उपदेश देते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और जो इन्हें दान मिलता था उन्हीं से अपनी जीविका चलाते थे। आगे हम देखेंगे कि 14वीं सदी के आते आते मठवाद के जो महत्व और उद्देश्य होते हैं उनमें जो आम लोगों को कुछ शंकाएं व्याप्त हो जाती हैं। और उसका रीजन था कि ये जो भिक्षु होते थे इन्होंने अब शारीरिक श्रम करना त्याग दिया था। अब ये आरामदायक जीवन और विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए दो प्रमुख कवि या लेखक होते हैं जिन्होंने इनकी जो जीवन शैली है उसकी आलोचना की है। उनमें पहला नाम आ जाता है, इंग्लैंड के आ जाते हैं लैंगलैंड। इनकी कविता है पियर्स प्लाउमैन। ये 1360 से 70 ईस्वी के मध्य में लिखी गई थी। इन्होंने भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन है उनकी तुलना की है साधारण किसानों, गडरियों और गरीब मजदूरों का जो विशुद्ध विश्वास होता है उसके साथ इनकी तुलना की है। दूसरे इंग्लैंड के होते हैं चौसर, जोफ्री चौसर होते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है कैंटबरी टेल्स। इन्होंने जो नन या मॉन्क होते हैं या हम कह सकते हैं फ्रायर होते हैं, इनके ऊपर व्यंग्यात्मक आलोचना की है या हम कह सकते हैं कि हास्यास्पद इनका चित्रण किया गया है। तो इन दोनों कवियों और इनकी रचनाओं का नाम आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं चर्च और समाज के मध्य में क्या संबंध है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूरोप का ईसाईकरण होने से पहले। यूरोप का ईसाईकरण होने से पहले यहाँ के लोग कुछ चमत्कार और रीति रिवाज में विश्वास करते थे। तो जब यूरोप का ईसाईकरण हो जाता है उसके पश्चात भी यूरोप वासियों ने इन चमत्कारों और रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा, अर्थात उनसे जुड़े रहे, अपने जो पुराने विश्वास है उनसे जुड़े रहे। और यही वजह थी कि चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गई।
ये यूरोप वासियों के प्रमुख त्योहार हो गए। देखिए क्रिसमस मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके पीछे उद्देश्य होता है ईसा मसीह का जन्मदिन। तो एक प्राचीन रोमन त्योहार मनाया जाता था, उसका स्थान अब किसने ले लिया है? क्रिसमस ने ले लिया है, जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। या हम कह सकते हैं कि अब जो प्राचीन जो त्योहार होते थे, जो रीति रिवाज होते थे, उनका भी ईसाईकरण हो गया था और इसकी गणना सौर पंचांग के आधार पर की जाती है, तो इसलिए इसकी तिथि है वो हमेशा निश्चित होती है। 25 दिसंबर को ही यह त्योहार मनाया जाता है। दूसरा जो त्योहार आ जाता है वह आ जाता है ईस्टर। देखिए ईस्टर के बारे में माना जाता है कि ईसा मसीह को फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन इनको सूली पे चढ़ाया जाता है। इस दिन को मनाया जाता है गुड फ्राइडे के नाम से और उसके बाद में जो संडे आता है उसको मनाया जाता है ईस्टर संडे के रूप में। तो देखिए ईसाई धर्म में ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे अर्थात फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसे गुड फ्राइडे के नाम से मनाया जाता है और इसके तीसरे दिन अर्थात संडे को ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे और इसे ईस्टर संडे के नाम से मनाया जाता है। और इसकी तिथि है वो निश्चित नहीं है और उसका रीजन है कि इसकी जो गणना की जाती है वह चंद्र पंचांग के आधार पर की जाती है। देखिए अंग्रेजी का जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये सूर्य पर आधारित होता है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल के रूप में ले विक्रम संवत लें, तो जो हमारा विक्रम संवत है ये आधारित होता है चंद्र वर्ष पर। यही कारण है कि जब भी आप देखेंगे दिवाली का जो त्योहार होता है इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन जो कैलेंडर आता है जनवरी फरवरी वाला, उसके अनुसार कोई निश्चित तिथि नहीं होती, ये लगभग अक्टूबर नवंबर में आती है। क्योंकि जो दिवाली या भारतीय जो त्योहार होते हैं उनकी गणना की जाती है चंद्रवर्ष के आधार पर, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो ईस्टर जो फेस्टिवल है इनका, इसकी गणना भी चंद्र पंचांग के आधार पर की जाती है और ये लगभग आता है 21 मार्च के बाद में। 21 मार्च के बाद में 22 मार्च से लेकर और 25 अप्रैल के बीच में आता है। और जब ये त्योहार आता है तो परंपरागत रूप से प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपनी गांव की भूमि का दौरा करते हैं। देखिए पहले गांव शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब जब ईसाई धर्म आ गया तो अब प्रयोग किया जाता है पेरिस शब्द का। यहाँ पर पेरिस से तात्पर्य हो गया है कि एक पादरी की देख रेख में आने वाला क्षेत्र। जैसे किसी गांव में कोई चर्च है और उस चर्च के अंदर एक पादरी है और उस पादरी का जो क्षेत्र है उस गांव के अंतर्गत जो आता है वह पेरिस आता है। पहले इनको गांव कहा जाता था, अब इनको पेरिस कहा जाता है। बस अंतर इतना ही है कि गांव के स्थान पर अब पेरिस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा जब से ईसाई धर्म आता है। अब हम चर्चा करते हैं कि लोगों ने इन त्योहारों का स्वागत क्यों किया। ये जो पवित्र दिन या छुट्टियां होते हैं उनका जो स्वागत क्यों किया, अर्थात इनको क्यों अपनाया। देखिए मध्यकाल में क्या होता था कि यूरोप के लोग अत्यधिक श्रम करते थे, अर्थात हम कह सकते हैं काम के नीचे दबे हुए रहते थे। तो उन्हें कोई ऐसा दिन चाहिए था जिससे वह उन्हें कोई काम नहीं करना पड़े, वो आराम कर सकें, साथ ही वो मौज मस्ती कर सकें। वैसे तो जो हॉलीडेज अर्थात जो पवित्र दिन, हॉलीडेज अर्थात ये छुट्टियों के दिन जो होते थे ये प्रार्थना के लिए होते थे, लेकिन जो लोग होते थे ये अक्सर इनका जो उपयोग है ये मौज मस्ती में करते थे। उस दिन ये दावत करते थे। इसके अतिरिक्त जो ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तीर्थ यात्रा, और ये लोग शहीदों की समाधियां, बड़े बड़े जो गिरजाघर होते थे उनकी लंबी लंबी यात्राएं करते थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीर्थ यात्राएं करते थे। तो तीर्थ यात्रा का भी ईसाई जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह हम कह सकते हैं कि ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी उस समय तीर्थ यात्राएं। देखिए अभी तक हमने चर्चा की प्रथम वर्ग होता है पादरी वर्ग, उसके संबंध में चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे वर्ग की चर्चा करते हैं जिसका नाम है अभिजात वर्ग। और यहाँ पर अभिजात वर्ग से तात्पर्य हो गया उच्च वर्ग से। तो देखिए पादरी होते हैं, उन्होंने स्वयं को तो प्रथम वर्ग में रखा और अभिजात वर्ग को रखा दूसरे वर्ग में। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वह होता है अभिजात वर्ग। और उसका रीजन होता है कि भूमि पर उसका नियंत्रण होता है। जो भूमि होती है उस पर जो नियंत्रण होता है वह होता है अभिजात वर्ग का। और यही वजह है कि ये सामाजिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसका रीजन है वैसलेज प्रथा। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि ये वैसलेज प्रथा क्या होती है। देखिए जर्मन जो जनजातियां थी, खास करके हम बात करें फ्रैंक की बात करें, इसमें एक प्रथा होती थी वैसलेज प्रथा। देखिए इस वैसलेज प्रथा को हम इस पिरामिड की सहायता से भी समझ सकते हैं। इस वैसलेज प्रथा में सबसे ऊपर होता है किंग अर्थात राजा होता है। राजा के नीचे होता है सामंत। सामंत के लिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लॉर्ड शब्द का। और सामंत के नीचे होता है नाइट होता है। और सबसे नीचे होता है वह होता है किसान, या हम कह सकते हैं कृषक होता है। इसी प्रकार से आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हो गया राजा हो गया
और राजा के नीचे आ जाते हैं सामंत आ जाते हैं, लॉर्ड्स आ जाते हैं, लॉर्ड्स के नीचे सैनिक आ जाते हैं जिनमें मुख्यतः आते हैं नाइट यानी अश्वरोही योद्धा, और सबसे नीचे आते हैं किसान वर्ग आते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजा और सामंत के जो संबंध होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। राजा क्या करता है, अपने शक्तियों का बंटवारा कर देता है, अर्थात अपने अंतर्गत जो राज्य भूमि है उसका बंटवारा कर देता है और उस भूमि को दे देता है सामंत को। अर्थात जो सामंत होता है यह राजा को अपना स्वामी मान लेता है, और स्वामी को अंग्रेजी में कहते हैं सेन्योर, और ये सेन्योर शब्द है ये बना है सीनियर से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राजा होता है ये भूमि देता है किसको, सामंत को देता है, और सामंत है वो राजा को अपना स्वामी मान लेता है। अर्थात जब भी राजा को सैनिक सहायता की जरूरत होगी तो बदले में जो सामंत है वो राजा को सैनिक सहायता देगा, और राजा इसको क्या दे रहा है, भूमि देता है। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे तो हम चर्चा करते हैं सामंत और नाइट के संबंधों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध सामंत का राजा से होता है वही संबंध है वह होता है नाइट का लॉर्ड के साथ में होता है। और सबसे नीचे आ जाते हैं किसान आ जाते हैं। यहाँ पर जो किसान होते हैं ये सामंत की भूमि पर कार्य करते हैं और बदले में सामंत इनकी रक्षा का वचन देता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि राजा और सामंत के मध्य में संबंध होते हैं, सामंत और किसान के मध्य में संबंध होते हैं, और इस प्रथा को कहा जाता है वैसलेज प्रथा कहा जाता है। यहाँ पर सामंत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लॉर्ड शब्द का, और यहाँ पर लॉर्ड का अर्थ हो गया अन्नदाता। देखिए इस प्रथा को हम एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रथा में सबसे ऊपर होता है राजा। राजा भूमि देता है सामंत को देता है, और बदले में जो सामंत होता है वह राजा को सैनिक सहायता देता है और इसके प्रति हमेशा निष्ठावान होने का वचन लेता है। और यहाँ पर जो संबंध सामंत का होता है राजा के साथ में वही संबंध नाइट का होता है सामंत के साथ में। अब हम चर्चा करते हैं सामंत और किसान के संबंधों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो किसान होता है ये सामंत की जो भूमि होती है जो राजा के द्वारा दी जाती है उस पर ये कार्य करता है, और बदले में जो सामंत होता है यह किसान की रक्षा का वचन देता है। और यहाँ पर जब राजा होता है ये सामंत को जब भूमि देता है तो सामंत यहाँ पर बाइबल को साक्षी मानकर शपथ लेता है। यह एक प्रथा होती थी उस समय, और राजा के द्वारा भूमि के टुकड़े के साक्ष्य के रूप में एक पत्थर दिया जाता था, कई बार मिट्टी का एक डला दे दिया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई छड़ी दे दी जाती थी। और ये जो पत्थर होता है या मिट्टी का जो डला या छड़ी होता है ये प्रतीक होता था कि राजा ने अमुक सामंत को अपनी ये जमीन दी है, और बदले में सामंत है ये राजा के प्रति निष्ठा की शपथ लेता था बाइबल को साक्षी मानकर। तो इस प्रकार से जर्मन जनजाति खास करके जो फ्रैंक है उनमें ये प्रथा पाई जाती थी। यहाँ पर जो अभिजात वर्ग होता है अर्थात जो सामंत वर्ग होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संपदा पर इसका स्थायी तौर पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। साथ ही जो सामंत होता था ये अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकता था, और सामंत की जो सेना होती थी ये सामंती सेना कहलाती थी। सामंत को इसके अतिरिक्त विधिक और न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। यह स्वयं का न्यायालय लगा सकता था। इसके अतिरिक्त ये स्वयं की मुद्रा भी प्रचलित कर सकता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अभिजात वर्ग है अर्थात जो लॉर्ड या सामंत है उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे राजा के समान ही। देखिए लॉर्ड अर्थात जो सामंत होता था ये भूमि पर जो बसे जो व्यक्ति होते थे उन सब का मालिक होता था, और इसका अपना एक निजी घर होता था, खेत होते थे, चरागाह भूमि होती थी। इसके अतिरिक्त जो कृषि दास होते थे उनके रहने के लिए घर होते थे, और किसानों के खेत होते थे। और लॉर्ड का जो घर है उसे मैनर कहते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर ले, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड अर्थात जो सामंत के जो घर हैं उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उनको नाम से जाना जाता था, मैनर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो लॉर्ड की जो भूमि होती थी सामंत की जो भूमि होती थी इस पर कार्य करते थे किसान कार्य करते थे। तो यहाँ पर जो किसान होते हैं ये लॉर्ड की खेती पर तो काम करते थे, साथ ही युद्ध के समय ये पैदल सैनिकों की भूमिका भी निभाते थे। अब हम चर्चा करते हैं लॉर्ड की जो मैनर होता था घर होता था उसकी जागीर की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मध्यकाल में यूरोप के मैनर का एक चित्र दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर मैनर का भवन होता है अर्थात लॉर्ड का भवन होता है, उसके साथ ही गिरजाघर अर्थात चर्च होता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक चरागाह आता था, एक चक्की होती थी, घास के बड़े बड़े मैदान होते थे, सड़क होती थी। तो ये पूरा अपने आप में एक साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ पर जो लॉर्ड होते थे उनका गांव पर नियंत्रण होता था। अमूमन एक लॉर्ड के पास में एक गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ लॉर्ड ऐसे होते थे
जिनके पास में एक से अधिक गांव हुआ करते थे। देखिए, छोटे जागीरों की बात करें तो यहाँ पर दर्जन भर परिवार हुआ करते थे, और बड़ी जागीरों की हम बात करें तो एक जागीर में 50 से 60 परिवार हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त जो लोड के जो मैनर होती थी, उसकी जागीर में प्रतिदिन की उपभोग करने वाली प्रत्येक वस्तु उसी की जागीर में मिल जाती थी। जैसे अनाज है, ये खेतों में उगाया जाता था। लोहार और बढ़ई होते थे, ये लोड के औजारों की देखभाल करते थे, साथ ही हथियारों की मरम्मत किया करते थे। यहाँ पे जो राजमिस्त्री होता था, ये लोड की इमारतों की देखभाल करता था। औरतें होती थी, ये वस्त्र काटती थी और उनको बुनती थी। इसके अतिरिक्त बच्चे भी लोड के यहाँ पर काम करते थे। ये लोड की मदिरा जो संपीड़क होते थे, उनमें कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त मैनर में एक विस्तृत अरण्य भूमि या वन होते थे, जहाँ पर जो लोड होते थे वो शिकार करते थे। एक चरागाह भूमि होती थी, जहाँ पर पशु और घोड़े चरते रहते थे। ये हम बात कर रहे हैं, एक मैनर की बात कर रहे हैं कि एक मैनर में क्या क्या पाया जाता था। लोड के जो मैनर होते थे उनमें क्या क्या पाया जाता था। इसके अतिरिक्त मैनर के अंदर एक चर्च होता था, और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग हुआ करता था। 13वीं सदी में कुछ दुर्ग बहुत बड़े हुआ करते थे, क्योंकि उनमें जो नाइट का जो परिवार होता है, अश्वरोही जो योद्धा होते हैं, उनके परिवार के भी निवास स्थान उसमें बने हुए होते थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दुर्ग की बात कर रहे हैं, तो देखिए दुर्ग का जो विकास है ये सामंती प्रथा के तहत ही हुआ था, और ये राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यदि हम बात करें यूरोप में दुर्गों की बात करें, तो दुर्गों का जो निर्माण है ये नॉर्मन विजय के बाद में ही हुआ था। नॉर्मन विजय से पहले कोई दुर्ग की हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि जो मैनर होते थे उसमें जो प्रतिदिन आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु हुआ करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैनर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हुआ करते थे। ये आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते थे। जैसे नमक है, चक्की के पाट हैं, धातु के बर्तन हैं, ये इनको बाहर से मंगाने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त जो लोड होते थे, ये विलासी जीवन बिताते थे, जिसके लिए इनको महंगे साज सामानों की आवश्यकता होती थी, वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती थी, आभूषण की आवश्यकता होती थी। तो ये सारी वस्तुएं हैं, ये दूसरे स्थान से मंगवाई जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनर होते हैं ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। केवल जो प्रतिदिन आवश्यकता की जो वस्तुएं होती थी वो आपको मैनर में मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो वस्तुएं हैं, जैसे नमक है, चक्की का पाट है, साजो सामान, आभूषण हो गए, इसके लिए इनको दूसरे स्थानों पर निर्भर होना पड़ता था। अब हम चर्चा करते हैं, नाइट की चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि किसानों के दो प्रमुख कार्य होते थे। एक तो लोड की भूमि पर ये कार्य करते थे, दूसरा ये पैदल सैनिक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन 9वीं सदी में हम देखेंगे कि यूरोप में अक्सर युद्ध होते रहते थे, इसलिए जो 100 के कृषक होते थे ये अपर्याप्त थे, ये पर्याप्त नहीं थे। इसलिए इनको कुशल अश्वसेना की आवश्यकता पड़ी, और इस कुशल अश्वसेना को ही कहा जाता है नाइट कहा जाता है। और यही वजह है कि एक नया वर्ग सामने आया जिसे हम कहते हैं नाइट्स कहते हैं। देखिए, नाइट का जो संबंध था, जो संबंध किंग का लॉर्ड के साथ में होता था, अर्थात राजा का जो संबंध सामंत के साथ में होता था, वही संबंध लॉर्ड का होता था नाइट के साथ। इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी की थी। जिस प्रकार से राजा है वो लॉर्ड को भूमि देता था, और बदले में जो लॉर्ड है उसको सैनिक सहायता देता था, इसी प्रकार से लॉर्ड भी नाइट को है वो भूमि देता था। तो यहाँ पर जो लोड होता था, ये नाइट को एक भूमि देता था, और उस भूमि के टुकड़े को कहा जाता था फीप कहा जाता था। तो इसको आप राइट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है कि लोड के द्वारा जो नाइट को जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था फीप। और ये जो फीप होता है, भूमि का जो टुकड़ा होता है, ये वंशानुगत होता था, अर्थात नाइट की मृत्यु के बाद में ये इसके जो वंशज होते थे उनको प्राप्त होता था, अर्थात इसे उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। ये जो भूमि होती थी ये लगभग 1000 से 2000 एकड़ में फैली हुई होती थी। इसके अंतर्गत नाइट का परिवार है वो रहता था। और जिस प्रकार से हमने देखा कि एक लॉर्ड की जो मैनर की जागीर होती है उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, उसी प्रकार से नाइट के फीप के अंतर्गत भी लगभग सारी सुविधाएं होती थी। जो प्रतिदिन आवश्यकता की जो वस्तुएं होती थी, जैसे एक पंचक्की होती थी, मदिरा संपीड़क होता था, उसके परिवार के लिए घर होता था, चर्च होता था। देखिए, हमने देखा था कि सामंत की जो भूमि होती है उस पर कौन कार्य करता था, उस पर कार्य करता था किसान। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो नाइट होते थे, नाइट की जो भूमि होती थी जिन्हें हम फीप कहते हैं, उस पर भी किसान ही कार्य करते थे। और इस भूमि के बदले में जो नाइट है ये लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था, साथ ही उसकी तरफ से युद्ध लड़ने का वचन देता था। और यहाँ पर जो नाइट होता है ये अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने या उसे और अधिक अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन अपना समय है ये बाड़ाबंदी में बिताता था, घेराबंदी करने, पुतलों के साथ रण कौशल करने, बचाव का अभ्यास करने। तो पूरा दिन जो नाइट का था वो इसी में निकलता था, क्योंकि इसकी भूमि पर तो कौन कार्य करता था, किसान कार्य करता था। और इसका जो प्रमुख कार्य होता था वो होता था युद्ध करना। तो युद्ध
में अपने आप को और अच्छा बेहतर दिखने के लिए या अपनी योग्यता को बरकरार रखने के लिए ये प्रतिदिन युद्ध की प्रैक्टिस करता रहता था अपने बाड़े में। तो यहाँ पर जो नाइट होते थे ये अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे, जैसे कोई दूसरा पड़ोसी लॉर्ड है उसको भी अपनी सेवाएं दे सकते थे। लेकिन इसकी जो सर्वप्रथम जो निष्ठा होती थी ये अपने लॉर्ड के प्रति ही होती थी। यहाँ पर हम बात करें इंग्लैंड की बात करें तो देखिए इंग्लैंड में क्या होता था, लॉर्ड होते थे यानी सामंत जो होते थे इन नाइट का प्रयोग अपने निजी युद्धों के लिए नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड में इनके ऊपर प्रतिबंध था, नाइट का प्रयोग केवल राजा के लिए जो युद्ध होते थे उनमें ही किया जाता था। कोई भी जो लॉर्ड है वो निजी युद्ध के लिए इन नाइट का प्रयोग नहीं कर सकता था। ये हम स्पेशली बात कर रहे हैं इंग्लैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड में इसके ऊपर प्रतिबंध था। देखिए 12वीं सदी में जो नाइट है ये काफ़ी फेमस हो गए थे क्योंकि हम देखेंगे कि बहुत सारी कहानियाँ गीत हैं ये वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता में लिखे गए थे या गाए गए थे, जो कुछ ऐतिहासिक हैं कुछ काल्पनिक भी हैं, अर्थात कुछ इसमें सच्ची घटनाएं भी हैं कुछ ये काल्पनिक भी हैं। देखिए मध्यकाल में लोग होते थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और यही वजह थी कि मध्यकाल में पांडुलिपियों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो कहानियाँ या गीत होते थे ये घुमक्कड़ चारणों के द्वारा गाए जाते थे, लिखे जाते थे, या अर्थात हम कह सकते हैं लोगों को सुनाए जाते थे। मैनर के भवनों पर एक छज्जा होता था, संकरा छज्जा होता था, जहाँ पर मैनर के लोग होते थे ये भोजन करते थे और यहीं पर एक गायक दीर्घा होते थे। यहाँ पर जो संगीतज्ञ होते हैं ये अभिजात वर्ग के जो लोग भोजन करते थे तो उनके मनोरंजन में ये गायन करते थे। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे वर्ग की चर्चा करते हैं और तीसरे वर्ग में आ जाता है किसान। तो यहाँ पर किसान दो प्रकार के होते थे, एक स्वतंत्र किसान होता था और एक होता था बंधक किसान। और यह तीसरा वर्ग होता था, यह पहले दो वर्गों का भरण पोषण करता था, अर्थात जो उत्पादन का जो कार्य करता था यह किया जाता था इस तीसरे वर्ग के द्वारा किया जाता था। जैसे कि हमने चर्चा की कि किसान दो प्रकार के होते थे, एक स्वतंत्र किसान होते थे और दूसरे हो गए जिन्हें हम सर्फ या हम कह सकते हैं हिंदी में कहें तो कृषि दास कहते थे। ठीक है, यहाँ पर जो सर्फ शब्द है ये टू सर्व से हुआ है अर्थात सेवा करना। देखिए स्वतंत्र किसान और सर्फ में मुख्य अंतर क्या होता था, स्वतंत्र किसान की अपनी भूमि भी होती थी और ये जो लोड होते हैं उनसे स्वतंत्र होते थे। यहाँ पर जो किसान होते हैं स्वतंत्र किसान ये अपनी भूमि पर तो कार्य करते ही थे, साथ में लोड की भूमि पर भी कार्य करते थे और बदले में लोड होता था वो इनकी रक्षा का वचन देता था। दूसरे जो आ जाते हैं वो सर्फ अर्थात कृषि दास आ जाते हैं, ये पूर्ण रूप से लोड पर निर्भर रहते थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोड के दास या बंधक हुआ करते थे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्वतंत्र किसान की चर्चा करते हैं। तो देखिए स्वतंत्र किसान है इसके मुख्यतः दो कार्य होते थे, एक तो ये लोड की भूमि पर कार्य करता था, जो लोड की भूमि होती थी उस पर उत्पादन करता था। इसके अतिरिक्त इसकी अपनी जो भूमि होती थी उस पर भी ये कार्य करता था। दूसरा इसका जो प्रमुख कार्य था लोड के प्रति वह था कि सैनिक सेवा देता था, अर्थात जो पुरुष होते थे वो सैनिक सेवा देते थे, कम से कम 40 दिन इनको लोड के लिए सेना में काम करना ही होता था। तो ये जो किसान होते थे, जो स्वतंत्र किसान होते थे, ये लोड की जागीरों पर जाकर काम करते थे। सप्ताह के 3 या उससे ज़्यादा दिन ये जाकर लोड की जागीरों पर काम करते थे और इसे कहा जाता है बेगार। बेगार से तात्पर्य होता है ऐसा श्रम जिसके बदले में हमें वेतन ना मिले, उसे कहा जाता है बेगार। और इससे होने वाला जो उत्पादन है जिसे हम श्रम अधिशेष कहते हैं ये सीधा लोड के पास में जाता था। यहाँ पर किसानों को कुछ नहीं मिलता था, किसानों को मिलता था एक वचन कि लोड बदले में उनकी रक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त भी किसान होते थे वो कार्य करते थे, जिसके लोड के यहाँ पर खड्डे खोदना, जनाले के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़ा बनाना, सड़क व इमारतों की मरम्मत करना, ये जितने भी कार्य होते हैं ये किसानों के द्वारा किए जाते थे और इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे खेतों में कार्य करने के अतिरिक्त स्त्री और बच्चों को भी अन्य कार्य करने पड़ते थे, जैसे स्त्रियों को सूत काटना, कपड़े बुनना, मोमबत्ती बनाना। बच्चे भी इसमें कार्य करते थे, जैसे लोड के उपयोग के लिए अंगूरों के रस निकालकर उनकी मदिरा अर्थात शराब तैयार करना। तो ये कार्य होते थे ये स्त्री और बच्चों के द्वारा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त जो स्वतंत्र जो किसान होते थे कभी कभी इन पर एक कर लगाया जाता था जो राजा को दिया जाता था और उस कर का नाम होता था टैली। और इस कर से प्रथम और जो द्वितीय वर्ग होते हैं अर्थात जो पादरी और जो अभिजात वर्ग होते हैं यह इस कर से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ करते थे। अब हम चर्चा करते हैं कृषि दास की चर्चा करते हैं। तो देखिए कृषि दास होते हैं ये इनका जो पूरा जीवन है ये लोड के जो भूखंड होते हैं उन पर कृषि कार्य करते हुए निकलता था और इसकी जो उपज होती थी ये भी लोड को ही मिलती थी, बदले में कृषि दास को कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। साथ ही ये जो कृषि दास होते थे जिन्हें हम सर्फ कहते हैं ये लोड की आज्ञा के बिना जागीर भी नहीं छोड़ सकते थे, जबकि स्वतंत्र किसानों के साथ ऐसा नहीं था। वो लोड की आज्ञा के बिना जागीर छोड़ सकते थे, किसी दूसरी जागीर में जाकर कार्य कर सकते थे। लेकिन जो कृषि दास होते थे
ये लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर भी नहीं छोड़ सकते थे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो बंधक अर्थात जो कृषिदास होते थे, जिन्हें हम सर्फ कहते हैं, ये केवल लॉर्ड के संसाधनों का प्रयोग कर सकते थे। जैसे आटा पीसने के लिए लॉर्ड की चक्की का ही प्रयोग कर सकते थे, रोटी सेकने के लिए लॉर्ड के तंदूर का ही प्रयोग कर सकते थे। लॉर्ड का जो मदिरा संपीड़क होता था उसी से ये बियर या शराब तैयार कर सकते थे। साथ ही लॉर्ड को यह भी अधिकार होता था कि वह कृषिदास के लिए यह तय कर सकता था कि वह किससे विवाह करेगा, और यदि कृषिदास अपनी पसंद से विवाह करता था तो उससे पहले उसको लॉर्ड का आशीर्वाद चाहिए था। और यहाँ पर जो लॉर्ड है ये आशीर्वाद मुफ्त में नहीं देता था, बल्कि कृषिदास से एक शुल्क लेता था, तभी वह उसे आशीर्वाद देता था और तभी कृषिदास है वह अपनी पसंद से शादी कर सकता था। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 3 वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग पे चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।